आज सुनिए सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई कहानी उसकी खुशबू। सुधा ओम ढींगरा परिचय की मोहताज नहीं है। समकालीन हिंदी कथा लेखन जगत में उनका नाम प्रमुख लेखकों में रचनाकारों में लिया जाता है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ऑफिस की लॉबी के कोने में पड़े कॉफ़ी पॉट से हर 2 घंटे बाद कॉफ़ी लेने जाना और उससे बतियाना उसे बहुत अच्छा लगता। वो ऐसा नहीं था, लड़कियों से बातें करने में झिझकता था। शायद उसकी शर्मीली प्रवृत्ति हमेशा आड़े आती थी। अब उसे क्या हो गया है, वो स्वयं हैरान है। वो हर समय बेचैन रहने लगा है। उससे बात करने के बहाने ढूंढता है। अमेरिकन्स के गोरे रंग का वो अक्सर उपहास उड़ाता हुआ कहता, गोरा रंग इनके भद्दे नैन नक्श छुपा जाता है। पता नहीं लोग गोरी लड़कियों पर क्यों मरते हैं। असली सुंदरता तो सांवले रंग में है। उसे सांवले रंग की तीखे नैन नक्शों वाली लड़कियां बेहद पसंद थीं। वो उन्हीं की ओर आकर्षित होता था, पर उससे मिलने के बाद उसकी पसंद बदल गई। गोरे रंग के प्रति उसकी सोच और पसंद में परिवर्तन आ गया है। वो स्वयं अपने बदले हुए स्वभाव से हैरान है। अब वो रंग और सुंदरता पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचता है और अक्सर चुप्पी का दामन थाम लेता है। जब से मानवीय जीवन में प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश किया है और बाजारवाद से मानव जीवन का परिचय हुआ है, देशों की संस्कृतियों और मानवीय आचार व्यवहार, जीवन मूल्यों तथा सिद्धांतों पर इन सबका बहुत असर पड़ा है। भूमंडलीकरण ने तो देशों की व्यावसायिक संस्कृतियों का भी वैश्वीकरण कर दिया है। देश विदेश की कंपनियां मिलकर कई प्रोजेक्ट्स करने लगी हैं। पेशेवर देश विदेश की कंपनियों में आने जाने लगे हैं। वो भारत में जिस कंपनी के लिए काम करता है उसका एक प्रोजेक्ट यहाँ एक सिंटल कंपनी के साथ है। उसी प्रोजेक्ट पर काम करने बेंगलुरु से वो अमेरिका आया है। यहाँ आने के बाद वो 2 संस्कृतियों के टकराव में ऐसा उलझा कि अपनी मानसिक शांति ही खो बैठा है। हालांकि भारत में वो खुद को पश्चिमी संस्कृति और आधुनिक सभ्यता का अग्रणी समझता था, पर इस देश ने उसका उस सच से सामना करवाया जिसे देशवासी तो जानना समझना ही नहीं चाहते। उसने महसूस किया कि इस देश की अच्छी बातें भारत में अपनाई हुई संस्कृति से गायब हैं। यथार्थ और ओढ़े हुए यथार्थ का अंतर वो बखूबी समझ गया है और अब वो सिटपिटा रहा है। कदम कदम पर उसे लग रहा है कि वो कितना कृत्रिम जीवन जी रहा था। अंतर्द्वंद से घिरा, सोच और ओढ़े हुए लबादे में लिपटा वो स्वयं को तलाश रहा है। ऐसी अस्थिर मनस्थिति में वो उसे मिली। पहली बार उससे हाथ मिलाते समय उसकी आंखें चुंधिया गई थीं। एक एक अंग नक्श तराशा हुआ, सुनहली बाल और गहरी नीली आंखें। ऐसे सौंदर्य की कल्पना भी अकल्पनीय है। उससे आ रही कलियों के इत्र की तीखी खुशबू उसे मदहोश कर गई थी। जब मृदु स्वर में उसने कहा, आई एम जूली, उसे लगा बचपन में सुनी परी कथाओं में से निकलकर सामने आ खड़ी हुई किसी परी से हाथ मिला रहा है। वो उसी मंजिल पर ग्राहक सहायतार्थ विभाग में रात की शिफ्ट में काम करती है, जहाँ के एक विभाग में वो रात के प्रोजेक्ट को देखने भारत से यहाँ आया हुआ है। मुलाकात वाले दिन के बाद ज्यों ही वो कॉफ़ी लेने लॉबी में आता, सफ़ेद कपड़ों में सुसज्जित जूली उससे पहले ही वहाँ खड़ी होती। रात की खामोशी और उस खामोशी की गोद तथा जूली का साथ उसे कल्पना लोक में झूला झुलाने लगते। वे दोनों वहीं सोफे पर बैठकर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते। वो बोलता, जूली बस उसे सुनती और मुस्कुराती रहती। कभी वो सांवली सलोनी लड़कियों में अपने लिए पत्नी ढूंढता था और अब जूली से मिलने के बाद सोचने लगा, वो ऐसी पत्नी ही तो चाहता है जो उसके हर दुख दर्द को सुने, समझे और मुस्कुरा कर उसे ऊर्जा दे। जूली हर समय सफ़ेद कपड़े पहनती है और वो कल्पना की दुनिया में उसे लेकर तरह तरह के रंगीन सपने बुनता रहता। एक दिन उसने अपनी दुनिया से निकलकर जूली से पूछ ही लिया कि वो हर समय सफ़ेद कपड़े क्यों पहनती है। जूली कुछ नहीं बोली, बस आँखों के समंदर में एक लहर उठी और वो उसकी आँखों में देख नहीं पाया। उस लहर ने उसका बदन भिगो दिया।
वो चाह कर भी उसे कह नहीं पाया कि उसके सफ़ेद कैनवास को वो रंगों से भर देगा, और जूली की खामोशी कब्रिस्तान के सन्नाटे सी उनके मध्य पसर गई, और उस सन्नाटे को तोड़ने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। जूली उसके भीतर चल रहे संस्कृतियों के टकराव से पैदा हुए अंतर्द्वंद्व पर छा गई। अब वो उसी के बारे में सोचता रहता। जूली के जीवन में कोई दुर्घटना हुई है जिसने उसे सफ़ेद प्रतिमा बना दिया है, ये वो समझ गया था। मध्य रात्रि में लॉबी के बल्बों की रोशनी धीमी हो जाती है। वो उस समय अक्सर कॉफ़ी लेने आता तो बल्बों की मध्यम लौ में वो सोफे पर बैठी सफ़ेद प्रतिमा ही लगती। उसे इस हालत में देखकर उसके दिल में हुक सी उठती। उसके दर्द को महसूस करता। उसे तो ये भी पता नहीं कि वो इतना संवेदनशील है। परिवार वाले तो हमेशा उसे असंवेदनशील ही कहते हैं, जिसे किसी से मोह नहीं, लगाव नहीं, जो किसी का दर्द महसूस नहीं करता, कठोर, लापरवाह और न जाने क्या कुछ उसे कहते हैं। परिवार तो यहाँ तक कह देता है जो भी उसकी पत्नी होगी वो उसकी लापरवाही पर रोएगी। जिसने जूली की ये हालत कर दी, उस दुर्घटना के बारे में उसने जूली को तरह तरह से पूछा, पर जूली ने उसे कुछ नहीं बताया। वो कंपनी में नया था। अपने सहकर्मियों से जूली के बारे में जानकारी लेने से कतराता था। कंपनी में अफवाहें जंगल में आग की तरह फैलती हैं। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। जूली उसके लिए रहस्यमयी पहेली बन गई। वो उसके साथ रात्रि भोज पर जाती, मुस्कुराते हुए बहुत से विषयों पर बात करती, पर जब वो उसके बारे में कोई प्रश्न करता, अपने बारे में किए गए उसके हर प्रश्न को टाल जाती। वो उसकी नीली आंखों में झांकता तो भी कुछ ढूंढ ना पाता, सिवाय शून्य और मौन की ठंडी धुंध के। कभी कभी वो उसे अपना भ्रम समझता, उसे तिलिस्मी दुनिया में आई हुई परी समझता, जो इस लोक में अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने आई है। जूली सच नहीं है। उसके प्रति आकर्षित होना ठीक नहीं। उसके इत्र की खुशबू भी उसे अस्वाभाविक लगने लगी। उसने कहीं पढ़ा था कि तिलिस्मी दुनिया के लोगों से इत्र की तेज खुशबू आती है जो सामने वाले को सम्मोहित कर लेती है। फिर वे सामने वाले से अपनी इच्छानुसार कार्य करवा लेते हैं। पर ऑफिस आते ही भ्रम, डर और अपनी सोच को परे कर वो फिर लॉबी में कॉफ़ी लेने पहुंच जाता। वो स्वयं भी महसूस कर रहा था कि वो उसके मोहपाश में बंध चुका है। उसके बारे में सोच कर ही उसका अपने पर कोई वश नहीं रहता। वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, पर कैसे जाने वो उसके बारे में समझ नहीं पा रहा, और उसे कोई रास्ता भी तो नज़र नहीं आता। उसके बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा ने उसे बेचैन और परेशान कर दिया। उसे लगने लगा कि वो अवसाद में जा रहा है। जिसे बेइंतहा चाहता है वो उसे समुद्र के दूसरे छोर पर खड़ी नज़र आती है, और उसे पाने के लिए वो जिस कश्ती पर सवार है वो कश्ती भवन में फंसकर डूबती हुई महसूस होती है। कंपनी की डायरेक्टरी में काम की जानकारी के अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी निजता के अंतर्गत सुरक्षित थी। गूगल सर्च में भी उसके बारे में वही जान पाया था जो कंपनी की डायरेक्टरी में था। उसके भीतर जूली को लेकर हर समय हलचल मची रहती। शायद यही प्यार है। अगर यही प्यार है तो उसका मन इतना अस्थिर क्यों है? वो उस लड़की को क्यों इतना चाहता है जो उससे दूरी बनाए हुए है? कभी सोचता शायद वो उसे सिर्फ दोस्त ही समझती है, पर जूली की शारीरिक भाषा उसे कुछ और कहती महसूस होती। जूली का आकर्षण उसे तड़पाता। पहली बार उसे महसूस हुआ कि प्रेम अभिव्यक्ति चाहता है। उसे अभिव्यक्त ना कर पाना कितना पीड़ादायक है, इसका एहसास उसे हो रहा है। उस पीड़ा की कसक रह रहकर उठती। कहते हैं समय हर दर्द का इलाज है। समय ने उसके दर्द को पहचान लिया और उसे मौका दिया। उस दिन जूली का काम जल्दी समाप्त हो गया और वो भी घर जाने के लिए अपना डेस्क समेट रहा था। वो हिरणी सी चाल चलती उसके विभाग में आई। वो उसे वहाँ देखकर हैरान हो गया। फिर भी उसने बड़े प्यार से पूछा, "What can I do for you? Can you give me ride?" "Yes, of course. I am also going home." उसे साथ ले जाने के लिए वो सहर्ष तैयार हो गया। उसका मन बल्लियों उछलने लगा। अकेले में वो अपने मन की बात उसे बेझिझक कह पाएगा। उसके बारे में जानने की उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। मुस्कुराकर उसने अपने भावों को छुपा लिया।
बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लगातार बारिश ने चारों ओर उदासी का कोहरा जमा दिया था। वातावरण में घुटन थी। अल सुबह अभी रात ही लग रही थी। ऑफिस का माहौल भी अजीब सा सन्नाटा दे रहा था। उसने जूली के लिए कार का दरवाज़ा खोला। बैठते समय जूली ने उसकी बाजू को पकड़ लिया और उसका बदन उससे टकराया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। धड़कते दिल से उसने स्टीयरिंग व्हील संभाला। जूली उसके पास सरक गई। अब वो उसके बदन की तपिश और उससे आ रही इत्र की खुशबू बहुत करीब से महसूस कर रहा था। मेरा घर आपके रास्ते में है। जूली के कहने पर उसने कार हाईवे 85 पर मोड़ ली। लता की स्वर लहरी उभरी। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। उसने कार का सीडी प्लेयर बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। जूली ने उसके हाथ पर हाथ रखकर रोक दिया। ये लता मंगेशकर है, मुझे इसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वो उसके मुंह से हिंदी सुनकर हैरान रह गया। हैरान मत हो, भारतीय कल्चर समझने के लिए ही मैंने हिंदी सीखी। ये सुनकर वो भीतर ही भीतर विभोर उठा और उसके माँ बाबूजी के खुशी से प्रफुल्लित चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। बड़ी जल्दी जल्दी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है, ये उसकी बहुत बुरी आदत है। और इस समय तो उसका प्यार उसके इतने करीब है, तो वो कैसे भविष्य की कल्पनाओं से छूट सकता है। जूली, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। आई होप तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। सुमित सक्सेना, कल की मत सोचो, अभी इस पल को एंजॉय करो। मैंने क्षणों में जीवन की धारा उल्टी बहती देखी है। क्या से क्या हो जाता है। समय ने मेरे साथ कई खेल खेले हैं, अब मैं समय के साथ खेल रही हूँ। तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझा नहीं। जूली के चेहरे पर विकृत सी मुस्कुराहट आई। सुमित की आंखें विंडशील्ड से बाहर सड़क पर टपकती वर्षा की बूंदों को देख रही थीं और कार की हेडलाइट्स में अंधेरी सड़क पर रास्ता तलाश रही थीं। वो उसकी विकृत मुस्कुराहट देख नहीं पाया। क्या वो भारतीय था? सुमित स्टीयरिंग व्हील को संभाले सड़क पर आंखें टिकाए बोला, हाँ, सांवला, लंबा, ऊंचा, तुम्हारी तरह। धोखा दे गया? जूली सिर झुकाए खामोश रही और थोड़ा सा उसकी तरफ और सरक गई। इत्र की खुशबू और जूली के सामीप्य ने सुमित के शरीर को संवेगों से भिगो दिया। लगातार बारिश ने सड़क पर फिसलन पैदा कर दी थी। जूली के सामीप्य से सुमित सड़क की फिसलन से बेपरवाह हो गया। 2-3 बार कार फिसली, पर सुमित ने कार संभाल ली। वो अपने घर की तरफ जाने वाली मोड़ वाली सड़क पर आ गया। हाँ, यही बाईं तरफ चर्च के सामने रोक दो, मैं यहीं रहती हूँ और यहाँ के पादरी की बेटी हूँ। जूली ने सुमित से परे होते हुए कहा, यहाँ से तो मैं रोज़ निकलता हूँ। मुझे मालूम है, जूली ने मुस्कुराते हुए कहा और सुमित को कार से बाहर निकलने का इशारा किया। रिमझिम बारिश जूली को भिगो रही थी और वो भी भीगने लगा, तो जूली ने उसे कसकर आलिंगनबद्ध किया और उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ चुम्बन दाग दिए। फिर वो उसे बिना देखे चर्च की ओर बढ़ गई। सुमित जूली के इस आकस्मिक व्यवहार से स्वयं को संभालता कार में आ बैठा। भावनाओं से भीगा और इत्र की खुशबू में लिपटा उसका बदन सुरूर में आ गया। अपने घर की तरफ जाने वाली मोड़ की ओर बढ़ते हुए उसे चक्कर आने लगे। इससे पहले कि वो कार सड़क के किनारे की ओर ले जाता, जोर का एक झटका उसे लगा और उसकी आंखें अस्पताल के कमरे में खुलीं। सुमित, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो इस भयंकर दुर्घटना से बच गए, डॉक्टर शाह ने बड़े प्यार से कहा। 4 भारतीय नौजवानों की मौतें मैं इसी मोड़ पर देख चुका हूँ जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए इसे खतरनाक मोड़ कहते हैं। उसकी आंखों के सामने वो एग्जिट घूम गया जिस पर फूलों के गुच्छे पड़े होते हैं। पहली बार उन गुच्छों को देखकर उसने अपने एक सहयोगी कमल से पूछा था कि इस देश में सड़कों के कोनों या किनारों पर फूलों के गुच्छे क्यों पड़े होते हैं। कमल ने उसे बताया था कि जब यहाँ कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारा जाता है तो उसके घर वाले प्रार्थना करके फूल वहाँ रख जाते हैं। पर वे फूल तो हमेशा ताज़ा दिखते हैं, उसने हैरान होते हुए कहा था। इसका मतलब है कि अभी किसी की दुर्घटना हुई है या रोज़ लोग ताज़ा फूल रख कर जाते हैं। सुमित, कई लोग आर्टिफिशियल फूल वहाँ ज़मीन में गाड़ जाते हैं। दूर से वे ताज़े नज़र आते हैं और लंबे समय तक उस स्थान पर लगे रहते हैं जहाँ परिवार के किसी प्रिय ने दम तोड़ा होता है।
दिन त्योहारों में कई बार इन्हीं फूलों के साथ मोमबत्तियां जलती भी तुम देखोगे। ये यहाँ के परिवारों का अपने प्रियजन का सड़क दुर्घटना में मारे जाने पर श्रद्धांजलि देना होता है। कमल ने बड़े विस्तार से उसे समझाया था। तभी पुलिस ऑफिसर ने जूली की तस्वीर दिखाते हुए अपने पुलिस लहजे में पूछा, इस लड़की को पहचानते हो? वो जूली की तस्वीर की ओर देखता रहा। 8 साल पहले इसकी शादी मनोज देशमुख नाम के लड़के से उसी चर्च में होने वाली थी जिसके एग्जिट वाले मोड़ पर तुम्हारी कार वृक्ष से टकराई थी। शायद तुम पहले से ही ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बच गए। अब पुलिस ऑफिसर का लहजा थोड़ा नरम हुआ। सुमित कुछ समझ नहीं पा रहा। वो बोले भी तो क्या बोले, बस कभी जूली की तस्वीर और कभी पुलिस ऑफिसर की ओर देखता रहा। शादी वाले दिन मंडप में मनोज ने जूली से शादी करने से इनकार कर दिया। चर्च में इस लड़की की शादी तो नहीं हुई, पर उसके कुछ दिनों बाद पहली मौत मनोज देशमुख की और उसके बाद 8 वर्षों में 3 लंबे सांवले हृष्ट पुष्ट भारतीय लड़के उसी एग्जिट पर कार दुर्घटना के शिकार हुए। पुलिस ऑफिसर अपने अंदाज और गति में बोलता गया। डर की सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसे खुद की आवाज़ कुएं से आती महसूस हुई। वो वहाँ के पादरी की बेटी है? झूठ कहा उसने, वहाँ के पादरी की कोई बेटी नहीं, पुलिस ऑफिसर ने तपाक से कहा। जो लड़के कार दुर्घटना में मारे गए, सिवाय टूटी कारों के पुर्जों के हमें कोई और सबूत नहीं मिला। खून और ऑटोप्सी की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला कि शक की सुई जूली की तरफ जाती। मिस्टर सुमित, ये कोई संयोग नहीं कि जूली के हर बॉयफ्रेंड की मौत एक ही तरह से हो, एक ही स्थान पर हो। आपको कैसे पता चला कि हर एक मरने वाले की गर्लफ्रेंड जूली थी? मिस्टर सक्सेना, सबके फ़ोन में जूली की तस्वीर मिली, यहाँ तक कि तुम्हारे फ़ोन में भी। पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में बोला। वो अपने अपमान का प्रतिशोध सांवले लंबे पुष्ट भारतीय लड़कों से ले रही है। तुम बच गए हो तो ज़रा खुलकर एक्सीडेंट से पहले की और उससे कब मिले और क्या बातें हुई, सब विस्तार से बताओ, ताकि हमें जूली का कोई ऐसा सूत्र मिल सके जिससे हम जूली के खिलाफ केस दर्ज कर सकें। शी किल्ड 4 जेंटलमैन, वी कांट लेट हर रोम फ्री। उसे पुलिस ऑफिसर की आवाज़ कहीं दूर से आती प्रतीत होने लगी और अपने बदन से उसे इत्र की तीखी खुशबू आने लगी। अभी आप सुन रहे थे एक रहस्यमय सी कहानी, उसकी खुशबू, जिसको लिखा था सुधा ओम ढींगरा जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।